हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एडू हब। वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर सीरीज में आज पार्ट 2 का डिस्कशन है, जिसमें एनर्जी और उसके टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने वर्क और जितने टाइप्स ऑफ वर्क होते थे उसको डिस्कस किया था। तो आइए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में जितने भी लेक्चर आपके चैनल पे डिलीवर हों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। चलिए, एनर्जी एक ऐसा वर्ड है सर जो हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत बेसिकली यूज करते हैं। जैसे कि हमको कोई भी काम करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये हमने शुरू से सुन रखा है। लाइफ हमारा जो है एनर्जी के विदाउट हम उसको एज्यूम भी नहीं कर सकते। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, और डिमांड ऑफ एनर्जी भी कुछ एक्सेसिव है। रोज पर डे डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। अगर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो सन एक बहुत बड़ा सोर्स है नेचुरल, जो कि हमको एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है, बट और भी डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं सन से भी डेराइव्ड है। मतलब ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम सोर्सेज आर जस्ट डेराइव्ड फ्रॉम सन। हेंस सोलर एनर्जी इज द बिगेस्ट नेचुरल एनर्जी विच वी आर हैविंग विद अस। हम न्यूक्लियाई ऑफ एटम से भी एनर्जी को डिराइव करते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ से भी एनर्जी को डिराइव करते हैं, और भी डिफरेंट सारी चीजों से जो है एनर्जी को डिराइव करते हैं। बट साइंटिफिकली व्हाट इज एनर्जी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट साइंटिफिकली वर्क करने के केपेबल है तो वो एनर्जी पोजेस करता है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। एनर्जी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क। जो भी ऑब्जेक्ट वर्क करने के केपेबल है उसके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है। आई थिंक सो वर्क और एनर्जी का लेक्चर 1 जो था वो आपने अटेंड किया, और वर्क की यूनिट आप सभी को मालूम है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए, देयर आर 2 डिफरेंट एंड मेजर टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से एनर्जी को पॉजेस करता है, देन दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, an object in motion, possesses what is known as kinetic energy of the object. An object of mass m moving with velocity v has a kinetic energy of half mv square. बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का है और अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो कि हाफ टाइम्स उसके मास इनटू उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने की बात करेंगे तो हम न्यूटन के लॉ ऑफ इक्वेशन को यूज करेंगे। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मिले हुए थे उन्हीं इक्वेशन में से एक इक्वेशन को यूज करेंगे। देखिए कौन सा। हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से s की वैल्यू को डिराइव करेंगे। s की वैल्यू निकालते ही हमको मिलेगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू कैन इजीली शिफ्ट 2a towards LHS and it will be in the denominator part. We will get s is equal to v square minus u square upon 2a। ठीक, अब हमको बहुत पहले से पता है सर कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एनर्जी वर्क डन से बहुत हद तक लिंक्ड है। कैसे सर? मैंने बताया एनर्जी और वर्क का यूनिट भी सेम है। एनर्जी भी उसी के पास है जो कार्य करने के सक्षम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन में ही एनर्जी भी स्टोर हो रही है। तो ये जो वर्क डन है सर वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले लेक्चर में बता चुका है कि F इज इक्वल टू क्या होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे मालूम। देखिए, हम इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करेंगे। W इज इक्वल टू F जो कि ma के फॉर्म में है, और S जो कि यहाँ से मैंने पुट किया। S मतलब डिस्प्लेसमेंट विच इज SCS। मुझे आशा ये समझ में आया होगा आपको, जहाँ से हम W की वैल्यू ये निकाल सकते हैं, हाफ टाइम्स m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v square minus u square is nothing but difference between final velocity and initial velocity। चलिए, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और यहीं से हम वर्क डन जो कि हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स में हम डिराइव किए। अगर ये वर्क डन हम किसी भी ऑब्जेक्ट का है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये वर्क डन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर हो रहा होगा। और ये हाफ mv स्क्वायर आने का एक छोटा सा हमने वो रखा है स्टेट। स्टेट क्या रखा है सर? कि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे रहा हो। ये हमने क्राइटेरिया रखी है
कि इनिशियली जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, दैट इज u इज इक्वल टू 0, और वहां से w हमको क्या मिला, हाफ mv², और यही वर्क डन जो है वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं सर, हाफ mv² के बराबर। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आया होगा। एनर्जी का सेकंड टाइप दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है सर जो ऑब्जेक्ट के शेप, पोजीशन और साइज को चेंज करने पे अगर उसके अंदर स्टोर हो जाती है वो एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी possessed by a body due to its change in position or shape is called a potential energy. Gravitational potential energy of an object of mass m raised through a height h from the earth's surface is given by mgh. ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर, ऐसी एनर्जी जो कि पोजीशन और शेप के चेंज की वजह से किसी बॉडी में स्टोर हो गई, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब किसी m मास के ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक रेज करते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जो कि mgh के बराबर है। अगर इस एक्सप्रेशन को भी हम डिराइव करना चाहें तो देखिए कैसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है हमको, तो हमको करना क्या होगा सर, एक m मास के ऑब्जेक्ट को कहीं बेस वैल्यू से पिक करके और एक हाइट h तक ले जाना होगा, और इसके लिए हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होगा। ध्यान से समझिएगा, होगा क्या, हम इस मास ये ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना चाहेंगे और ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे की तरफ लगती है। ठीक, अब क्या करना होगा सर, इसके अगेंस्ट काम करना होगा और इसके अगेंस्ट काम करके हमको यहाँ तक इस बॉडी को पहुंचाना होगा। ठीक, इसके बीच में अगर h हाइट का डिफरेंस आता है और इस बॉडी का मास कितना होता है सर m, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसमें, इसमें एनर्जी स्टोर होगी सर mgh के बराबर। देखिए इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी mgh के बराबर। वो कैसे होती है अभी हम डिराइव करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने कंसीडर कर लिया एक m मास का ऑब्जेक्ट जिसको h हाइट तक हम रेज कर रहे हैं, और इसमें हमको कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होगा। और वो फोर्स क्यों रिक्वायर्ड होगा सर, क्योंकि वो हम जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना चाहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। वर्क डन W जो है वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर 1 में ये डिस्कस हुआ है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। फोर्स हम कितना अप्लाई करते हैं सर, मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर, हाइट h तक। तो ये एकदम सिंपल एक्सप्रेशन हुआ, W इज इक्वल टू mgh, और यही वर्क डन जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसलिए E पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप एकदम केयरफुली नोट कर लेना, ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ध्यान से सुनिएगा, पाथ इंडिपेंडेंट होती है। अगर इस m मास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक रेज करते हैं और इसका हाइट h है, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी सर, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इसमें एनर्जी स्टोर होगी mgh। अगर ये सेम मास का ऑब्जेक्ट हम कुछ इस रास्ते से भी ले जाते हैं और हाइट h ही रहता है, अगर हाइट ये भी h है, तो यहाँ भी एनर्जी कितनी स्टोर होगी सर, mgh ही स्टोर होगी। आशा करता हूँ ये समझ में आया है। चलिए, तो आप इस चीज़ को बहुत केयरफुली रीड कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सेम चीज़ है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसके ग्राउंड लेवल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है कि एनर्जी को हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते सर, बस हम इसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बड़े ध्यान से समझिएगा, एनर्जी को हम हमेशा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक कन्वर्ट ही कर सकते हैं, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही नई एनर्जी बना भी सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो एनर्जी है उसी को हम ट्रांसफॉर्म करते चले जा रहे हैं, और ये एनर्जी ना ही खत्म हो सकती है और ना ही बनाई जा सकती है, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए क्या होगा सर, जितनी एनर्जी पहले होगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन एक और एनर्जी का टॉपिक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी हमको बचता है सर, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी की, उस बॉडी में पोजेस्ड काइनेटिक एनर्जी और उस बॉडी का ही पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर है, इन दोनों का सम हमेशा मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या ये एनर्जी जो डिफरेंट फॉर्म्स में है वो इंटर कन्वर्टेबल है? तो जी सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी मैंने पढ़ाया कि एनर्जी हमेशा इंटर कन्वर्ट हो सकती है डिफरेंट फॉर्म्स में, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम और रिक्रिएट देम। तो होता क्या है सर, ये इंटर कन्वर्टेबल है ही है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके इस चैप्टर में है, पावर। पावर है क्या सर, कार्य करने के दर को पावर इज डिफाइंड एज
रेट ऑफ डूइंग वर्क किस रेट से किया जा रहा है, और रेट टर्म यूज होते ही जो है मुझे कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में टाइम भी दिखने लगता है। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसकी एसआई यूनिट क्या है सर, वॉट। ठीक, वॉट होगा क्या सर, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। चलिए ये समझाने की चीज में ये इजी है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का यूनिट क्या हुआ, जूल, और टाइम का यूनिट क्या हुआ, सेकेंड, तो इसलिए जूल पर सेकेंड हो गया पावर का यूनिट। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर at rate of 1 kilowatt is known as 1 kilowatt hour। बेसिक डेफिनेशन है, यू मस्ट नो। चलिए ये अगर समझ में आता है तो कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं। देख लीजिए एक्सप्रेशन यहाँ से, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, यहाँ से कैसे आएगा 1 जूल पर सेकेंड। ठीक, 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, और उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक ना, 1 किलोवाट कितना होगा सर, 1000 वाट के बराबर। 1 किलोवाट 1000 वाट्स के बराबर है, और 1 किलोवाट को 1000 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए उसके बाद वर्क एंड एनर्जी का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है सर। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट में अपने मोटिवेशनल कमेंट्स जो है हमको दिया करिए, जिससे हम एनर्जेटिकली ये वीडियोस बनाते रहें। आपको पसंद आए तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक चाहिए होगा आप कमेंट करके बताना। वैसे एनसीएस सीरीज में क्लास 9th एंड 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी को मैं कंप्लीट ही करूंगा। ठीक, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है सर तो आपको दिल से धन्यवाद। अगर जीएस एडू हब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जाके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।